नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। बायोलॉजी 10th बोर्ड में जो साइंस है उसमें 3 भाग में उसको हम बांट के पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के पहला चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर पर चलते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। यहाँ हम एक डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं। जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जीवों, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जीव विज्ञान तुम खुद कपड़ा ऊपर नहीं हो। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। सबसे पहले ये देखिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान हम लोग इससे पहले चर्चा किए हुए थे कि विज्ञान क्या है, और विज्ञान में 3 शाखा को हम लोग पढ़े थे। पहला जो शाखा था वो था फिजिक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। इन तीनों शाखाओं को हम लोग देखे थे इससे पहले के वीडियो में। तो फिजिक्स को देख लिए, फिर केमिस्ट्री आएगा, इसके बाद बायोलॉजी। पहले उससे पहले हम लोग बायोलॉजी में बायोलॉजी का अध्ययन कर लेते हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजी हो जाएगा, तो फिर हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री की ओर। तो देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। शाखा का मतलब टहनी होता है, ब्रांच होता है। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवित जीवों। अब ये जीवित जीव क्या है? यानी जो सांस ले, जिसमें श्वसन हो, जिसमें प्रजनन हो, जिसमें वृद्धि हो, जो विकास करे, जो स्थान परिवर्तन करे, तो ये सब सजीवों का लक्षण होता है। तो यानी जीवित जीवों के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवित जीवों की संरचना, इसमें वृद्धि, इसके कार्य एवं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। अब कह रहे हैं इसके जनक अरस्तु साहब हैं। यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं। जिस तरह से हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े थे कि फिजिक्स के जनक सर आइजक न्यूटन साहब थे, और पूरे विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान के जनक भी अरस्तु साहब ही हैं। ठीक उसी तरह से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं। चलिए देखिए, अध्ययन की सुगमता के दृष्टिकोण से हम लोग फिजिक्स को भी कई भाग में बांटे थे, 8 भाग में बांट करके पढ़े थे उसको। और ठीक उसी तरह से जीव विज्ञान को अध्ययन की सुगमता को बढ़ाने के लिए, यानी अध्ययन में आसानी हो, यानी पढ़ाई में आसानी हो, उसके लिए जीव जंतु को एक अलग भाग रखा गया, एक अलग भाग में रखा गया, और पेड़ पौधों को एक अलग भाग में रखा गया। तो जीव जंतु का जो अलग भाग है, उस भाग का नाम है जंतु विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान अंग्रेजी में उसे जूलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरा जो पेड़ पौधों का हिस्सा है उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, यानी बॉटनी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विज्ञान की 3 शाखाएं, ठीक उसी तरह से बायोलॉजी के भी 3 शाखाएं। बायोलॉजी के 3 शाखाएं, 2 शाखाएं हैं बायोलॉजी के, जिसमें पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। यानी वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं और जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। अब देखिए कि बायोलॉजी है क्या, ये तो हम लोग पढ़ लिए। बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया। पेड़ पौधों का एक अलग हिस्सा है वनस्पति विज्ञान, और जीव जंतु का एक अलग हिस्सा है जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है बायोस और एक शब्द है लोगोस। बायोस का मतलब जीव होता है, और लोगोस का मतलब स्टडी होता है, अध्ययन। स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी है। हम सीधा सीधा अगर परिभाषा पर आए तो जीव जंतुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ तक हम लोग, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का, इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग 10th बोर्ड को ध्यान में रख करके उसके कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि इसका कंटेंट क्या है, यानी क्या पढ़ते हैं इसमें। 10th के बायोलॉजी में हमको क्या सब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम का। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है जैव प्रक्रम पोषण का। जैव प्रक्रम पोषण। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब हुआ जीव, ये तो पता ही हम लोग को। जीव यानी कि जो जीवित है, जीव, और उसमें होने वाली जितनी सारी प्रक्रिया है जिससे उनका मेंटेनेंस होता है, जिनसे उनका अनुरक्षण होता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आता है, पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। जैसे यदि हम, ये तो अभी आपको जो सामने में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता तथा जैव विकास, हमारा पर्यावरण, ये 8 चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा, ये भारतीय भवन के हिसाब से लिखा गया। यदि हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में इसको देखिए कितने भागों में बांटा गया। इसको हम थोड़ा इरेज कर लें। देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में क्या है कि इस जैव प्रक्रम का ही ये हिस्सा है। पहला है पोषण, दूसरा जो श्वसन है, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। यानी ये तीनों मिला करके एक चैप्टर है, 5वां चैप्टर। यानी अगर एनसीईआरटी के बुक को हम देखेंगे तो 5वां चैप्टर में हमको मिल जाएगा जैव प्रक्रम। इसी के अंतर्गत आएगा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एंड एक्सक्रीशंस। ये 5वां चैप्टर में आपको मिलेगा। अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, या बिहार बोर्ड की जो अपनी पुस्तक है
SCERT, उसमें भी आपको 5वां चैप्टर ये मिलेगा। अब देखिए 5वां के बाद नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये आपको NCERT में 6ठा चैप्टर में मिलेगा, और ये जनन जो है ये 7वां चैप्टर में मिलेगा, और अनुवांशिकता ये 8वां चैप्टर में मिलेगा। और ये लास्ट में जो हमारा पर्यावरण है ना, NCERT की बुक को जब हम पलटेंगे तो NCERT में सबसे लास्ट में अर्थात 13वां चैप्टर में जाकर के मिलेगा आपको हमारा पर्यावरण। तो हम लोग ये देख लिए कि ये तो यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है चैप्टर का कंटेंट जो तैयार किया गया है, विषय सूची जो है ये भारतीय भवन के हिसाब से है। और यदि NCERT की किताब को हम लोग देखते हैं तो ये आपको यहाँ दिख ही गया है कि ये 4 चैप्टर जो है हमारा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों मिला करके एक चैप्टर है, और जो चैप्टर नंबर 5 है। और नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये चैप्टर नंबर 6 है। जनन जो है ये चैप्टर नंबर 7 है, और आनुवंशिकता तथा जैव विकास जो है ये चैप्टर नंबर 8 है, और फिर हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 13 है। क्योंकि NCERT के बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में दिया हुआ है। चलिए हम लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा चर्चा इस पर कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी इस पर होगा, और ठीक उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर जो ये जैव प्रक्रम और पोषण है इसमें हम लोग चले जाएंगे। चेक करो, कहीं चल रही है तो फिर सब मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी, है ना। चलिए आइए देखिए पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम का। हम लोग जैव प्रक्रम में क्या देखें कि जैव का मतलब जीव होता है, और प्रक्रम का मतलब उसके अंदर होने वाली जितनी सारी क्रियाएं हैं। तो ये है जैव प्रक्रम। सबसे पहले उसमें पोषण है। पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब क्या है? यानी वैसी क्रिया जिसके मदद से हम किसी भी चीजों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मतलब कहने का है कि चाहे वो भोजन के रूप में हो, अर्थात भोजन के खाद्य पदार्थ के रूप में हो या पेय पदार्थ के रूप में हो, तो हम पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, यानी पोषक तत्वों को जो ग्रहण करते हैं और जो जिस विधि से ग्रहण करते हैं वही पोषण है। अब इस पोषण में हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण कैसे होता है हमारे शरीर में, यानी किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो इसमें हम लोग पाचन को देखेंगे। पाचन के लिए हमारे शरीर में जो विकसित अंग है या अंग तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी इस पाचन के लिए विकसित तंत्र को पाचन तंत्र कहेंगे। और ये पाचन तंत्र जो विकसित तंत्र है इसमें असल में एलिमेंट्री कैनाल आता है, हिंदी में से आहार नाल कहते हैं, हिंदी में से आहार नाल कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं पूर्ण रूपेण कि पोषण के बाद जो टॉपिक इसमें होगा पोषण से जुड़ा हुआ वो आहार नाल का होगा। ये जो 8 से 10 मीटर लंबा हमारे शरीर में आहार नाल है, जिसके अंतर्गत मुख गुहा, दांत, जीभ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे चीजों को हमको इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए दूसरा जो चैप्टर है वो है श्वसन का। दूसरा चैप्टर है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन में हम लोग देखेंगे कि आखिर सांस लेना हमारे लिए क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है सांस लेना, और सांस लेने के लिए हमको O2 ही क्यों चाहिए। O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए। और इसमें भाग लेने वाले कौन से अंग तंत्र हैं हमारे शरीर में भाग ले। हम लोग सीधा सीधा इतना जानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, पर यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि हम नाक से सांस लेते हैं। हम फेफड़ा से सांस लेते हैं, हम फेफड़े से सांस लेते हैं। और नाक तो एक सिर्फ और सिर्फ शरीर के बाहर खुलने वाला छिद्र है, यानी कि हमारा जो इस दूसरे चैप्टर में जो मूल टॉपिक होगा वो फेफड़ा से रिलेटेड होगा। तीसरा है परिवहन। परिवहन का मतलब किसी भी एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देना ही परिवहन है। उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमें यहाँ से पटना जाना होगा, या तो ट्रेन से जाना होगा या तो बस से जाना होगा, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी परिवहन की क्रिया होती है। यानी जो पोषण में हम लोगों ने भोजन किया, भोजन के बाद जो हमारे शरीर में पोषक तत्व गए, उन पोषक तत्वों को सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत अवशोषित कर ली तो हमारे शरीर में ऊर्जा बन जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। जब तक वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे शरीर में छोटी आंत में जहां पर भोजन का अवशोषण होता है, भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, उन पोषक तत्वों को कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचना जरूरी है। तो इनको पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में जो माध्यम है वह है ब्लड। हमारे शरीर में ब्लड एक माध्यम है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व छोटी आंत से लेकर पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल के अंदर जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है वहां तक पहुंचता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस परिवहन में, परिवहन का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है ब्लड। और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पंपिंग की आवश्यकता होती है, यानी उसको प्रेशर देना होता है। तो उसके लिए इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है हार्ट के बारे में। हार्ट मतलब दिल, दिल के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? दिल के बारे में। इसी को हृदय भी कहते हैं, हृदय के बारे में पढ़ना होता है। चौथा जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है उत्सर्जन का। इतनी सारी अनुक्रिया जब हमारे शरीर में हुई, इतने सारे उपापचयी क्रिया जो हुए हमारे शरीर में, पोषण हुआ, श्वसन हुआ, परिवहन हुआ,
तो उत्सर्जन चौथा जो चैप्टर है वो है उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब हुआ कि इतनी सारी क्रियाओं के बाद हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बना, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन होता है। यानी जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उसको शरीर से बाहर निकालेंगे, यही उत्सर्जन होगा। इसका मतलब है कि इसमें भी कोई ना कोई तो अंग या अंग तंत्र भाग लिया होगा, कोई ना कोई तो ऐसे अंग तंत्र होंगे जो उत्सर्जन का काम करता होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि यह चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि आपको किडनी के बारे में समझाना है। यानी यह जो चैप्टर है वो पूर्ण रूपेण किडनी को समर्पित है। किडनी क्या है नहीं है इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तो आसानी से पढ़ेंगे, आसान भाषा में। आगे देखिए, ये तो सब्जेक्ट प्रक्रम का हिस्सा था। अब देखिए पांचवा जो चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय का। ये देखिए, ये सब चीज तो जरूरी है ही, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है नियंत्रण। किसी भी चीजों के नियंत्रण के लिए कोई ना कोई एक प्रमुख चीज होता है कि जहां से सारे चीजों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे यदि देश को चलाना हो तो देश को चलाने के लिए देश यानी अर्थात केंद्र में एक मंत्री का होना जरूरी है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। हालांकि उससे ऊपर पद होता है राष्ट्रपति का, लेकिन चलाने के लिए प्रधानमंत्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में नियंत्रण के लिए कोई ना कोई एक प्रमुख अंग का होना जरूरी है। तो नियंत्रण हमारे शरीर में मूल रूप से मस्तिष्क से होता है। कहां से होता है? मस्तिष्क से, यानी इंग्लिश में इसे ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेन। तो अब ये सवाल आता है कि हमारे शरीर में केवल और केवल नियंत्रण क्या ब्रेन से ही होता है? तो नहीं, ब्रेन के अलावा भी ब्रेन से जो नियंत्रण होता है ना उसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय है उसको रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। दूसरा नियंत्रण समन्वय क्या बोलते हैं? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ये तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तो मस्तिष्क से हुआ, लेकिन रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो हार्मोन्स से होता है। किससे? हार्मोन्स से। जैसे समझिए कि हम अगर अभी आपके सामने में हम अपने गाल पर लगातार तमाचा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क हमें कह रहा है कि तुम तमाचा मारो। लेकिन जरा सोचिए कि हमारे शरीर पर जो मूंछ दाढ़ी आया हुआ है, ये हमारा मस्तिष्क नहीं कह रहा था कि मूंछ दाढ़ी आना है। इसके लिए ये रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन की वजह से होता है, और हार्मोन होगा तभी ये सब सारा चीज होगा। तो उसमें कौन सा हार्मोन होना जरूरी है हम लोग इस चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल चलिए आगे, अगला जो टॉपिक है वो है जनन का। जनन में हम लोग देखेंगे कि जनन क्या होता है, और जनन में मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद मनुष्य में कौन सा जनन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसके अलावा लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमको जनन वाले चैप्टर में पढ़ना है। इसमें मूल रूप से जैसे हम लोग प्रत्येक चैप्टर में ये चर्चा की कि कौन से चैप्टर में किस प्रमुख अंग के बारे में चर्चा करेंगे, तो ठीक उसी तरह से जनन में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो टेस्टिस है, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो ओवम आता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा छठा चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन में। अब ये जो सातवां चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता का मतलब ही होता है अनुवांशिक गुण का वहन, यानी कि पिता के गुण को बच्चों में जाना, अर्थात माँ बाप के गुण को बच्चों में जाना, यही अनुवांशिकता होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो है वो माँ बाप से बच्चों में जा रहा है। इन सारे चीजों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। उसके बाद जैव विकास, इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, यानी सबसे पहले किस रूप में जीव का निर्माण हुआ। हालांकि यह आज भी एक मिथ्या ही बनकर के रह गया है कि पृथ्वी का जो है जीवों पर उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका कोई सटीक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। परंतु जो माना जाता है कि जीवों का जो जन्म है, कोई भी जीवों का जन्म जो हुआ वो एक कोशिकीय जीवों से हुआ, और एक कोशिकीय जीवों का जन्म जो है ना पृथ्वी के स्थल भूभाग पर ना होकर के समुद्रों में हुआ, या फिर हम कह सकते हैं जल में हुआ। तो आखिर और इसके बारे में क्या है तो हम लोग सातवां चैप्टर में जब जाएंगे तो ज्यादा डिटेल से वहां पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है हमारा पर्यावरण। और ये हमारा पर्यावरण चैप्टर जो है ना ये ज्योग्राफी से ज्यादा मिलता जुलता है। किस सब्जेक्ट से? जियोग्राफी से मिलता जुलता है। और हमारा पर्यावरण में ये देखना है कि आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला के बाद हम लोग आहार जाल को पढ़ेंगे, इसी में आता है इसके अलावा फूड चेन, उसी को कहते हैं आहार श्रृंखला को, फूड वेब कहते हैं आहार जाल को। इसके अलावा
श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, इसके साथ ही इसमें पोषी स्तर आता है कि कौन सा जीव जो है किस पोषी स्तर का है। फिर इसी के साथ इसमें आएगा उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। तो उत्पादक क्या होते हैं, जैसे जो उत्पादन करते हैं उसको उत्पादक कहेंगे। उपभोक्ता क्या होगा, जो उत्पादक के वस्तुओं को क्या करेगा, उपभोग करेगा, वो उपभोक्ता होगा। अब उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। तो इस तरह से उपभोक्ता है कि जो उपभोग करता हो। जैसे हम लोग जो उत्पादक वस्तु है उसको भी आहार में के रूप में लेते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको भी आहार के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को, हमारा पर्यावरण चैप्टर में, ये इन्हीं सारे चीजों पर, यानी इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करना है। चलिए आइए हम लोग विषय सूची के बारे में अभी समझे। चलिए अब देखते हैं कि 10th बोर्ड का जो पहला, यानी 10th बोर्ड के एग्जाम में, और इसका जो विषय सूची है उसमें जो पहला चैप्टर है जय प्रक्रम, उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं। जय प्रक्रम पोषण, यानी लाइफ प्रोसेस, इंग्लिश में जय प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, और इसमें आता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। आगे आएगा न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ, और यहाँ पर जय प्रक्रम। जय प्रक्रम होता क्या है, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले कि जय प्रक्रम क्या है। जय का मतलब सीधा सीधा हम लोग समझेंगे कि जीव, और प्रक्रम का मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक क्रिया, यानी कि वह प्रोसेस, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता होगा। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, अगर आप सब जानते हैं तो थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज पर गौर कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि अनुरक्षण का मतलब, अगर हम इसी शब्द को इंग्लिश में बोले तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अनुरक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश होता है मेंटेनेंस। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक घर को चलाने के लिए भी एक परिवार में एक मुखिया का होना जरूरी है। यानी परिवार का मुखिया जो होता है ना, वो घर को एकदम संभाल करके रखता है, और जो कुछ भी आमदनी आता है उसके घर में तो उसको सही से मेंटेनेंस में करके रखता है। थोड़ा सा बचाना भी है, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट भी करना है, मतलब किसी को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी देखिए जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। अभी आपको जब समझाएं अनुरक्षण का मतलब, अनुरक्षण को इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं। यानी मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि यानी किस तरह से जीव के शरीर में कोई भी अंग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर के काम करता है। तो ये सारी क्रियाएं जय प्रक्रम है, जय प्रोसेस होती है। यहाँ लिखा हुआ उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए कि अगला जो पॉइंट है उसमें क्या रहा है कि पोषण द्वारा प्राप्त, देख लीजिए पोषण द्वारा, ये भैया पोषण क्या है, तो देखिए यहाँ पोषण लिखा हुआ है, पोषण वैसी विधि जिनके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। यानी किसी भी रूप में हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व का मतलब क्या, पोषक तत्वों के उदाहरण को यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जल्दी फटाफट लिख करके हमें भेजिए। नहीं जानते हैं तो चलिए आइए हम बता रहे हैं। पोषक तत्व यानी कि 5 वृहत पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। तो इन पोषक तत्वों को, ये सब वृहत पोषक तत्व है, इसके अलावा कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब जो है ना लघु पोषक तत्व है। लेकिन वृहत पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सब की जरूरत हमारे शरीर को है। और हम किसी भी विधि से, चाहे वो भोजन के रूप में ले, पेय पदार्थ के रूप में ले, भोजन में भी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के भोजन है, उस पोषक तत्वों को ग्रहण किया है कि पोषण वैसी विधि जिनके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका विभिन्न जैविक क्रियाओं, यानी हम अपनी जो काम धाम है, जो पोषक तत्व को ग्रहण करेंगे, उन पोषक तत्वों से हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा, एनर्जी का निर्माण होगा। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा का निर्माण होगा, और उन ऊर्जाओं से हम कोई भी काम सही से कर पाएंगे। जरा सोचिए, जिस दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं उस दिन हमारा शरीर एनर्जी लेस हो जाता है, यानी शरीर में बिल्कुल एनर्जी रहता नहीं है, तो काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, और ये पोषक तत्व को जैसे ही हम ग्रहण करेंगे तो उनका हम विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करने लगेंगे। यही तो पोषण है, इसी को पोषण कहते हैं। यहाँ देखिए सरल भाषा में लिखा गया है कि वैसी विधि जिनके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ यही चीज लिखा हुआ था कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों, देखिए जटिल का मतलब एक होता है सरल। अभी देखिए एक सरल लाइन खींचे हम, अब हम आपको कहते हैं कि ये लाइन देखिए, ये बताइए ये सरल है और ये जटिल है, तो दोनों में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कौन सा है, यानी जटिल वाला होगा। ठीक उसी तरह से पोषण द्वारा कह रहे हैं, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या हो, सरलीकरण का क्या मतलब होता है, सरलीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए ये पूरा एक सेट में है, सबसे पहले हम इसको 2 भाग में तोड़ दिए, फिर इसको हम एक और भाग में तोड़ते हैं, अभी 3 भाग में टूटा, चलिए एक और भाग में तोड़ देते हैं, 4 भाग में टूटा, तो ये सरलीकरण का ही एक रूप है। अब इसको और भी हम छोटे छोटे रूप में तोड़ेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रूप में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यानी भोजन का एक रोटी का भी टुकड़ा यदि हम खाते हैं तो कम से कम इतना छोटा तो रोटी का टुकड़ा होता है, और उस छोटे से रोटी के टुकड़ा को जब हम मुंह में रखते हैं तो मुंह में देखिए भगवान के द्वारा बनाया गया, हमारे ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, किस हिसाब से जैसे ही हम रोटी के टुकड़ा को मुंह में लेते हैं, यानी मुंह गुहा में अंदर रखते हैं, तो उसके बाद वहां पर 32 दांत जो है, ये 32 दांत मिल करके उसको कूटता, पहले काटता है, फिर पीसता, चबाता है बढ़िया से एकदम, और उसके बाद जीव का काम है उसको लुगदी बना देना, यानी लाड़ के साथ बढ़िया से मिला देना, फिर उसके बाद अंदर भेजना। तो सबसे पहले सरलीकरण तो यहाँ से शुरू हो गया, मुंह गुहा से सरलीकरण शुरू हो गया, यानी वो जो भोजन का बड़ा सा अणु के रूप में बड़ा सा टुकड़ा हम लिए, उसको तोड़ तोड़ करके छोटा रूप में बदल दिया। तो वही चीज यहाँ भी है कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर में हो रही है, यानी उपचयन और अपचयन की क्रिया। जरा सोचिए, अभी आगे हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि आखिर भोजन के पचने में श्वसन का क्या महत्व है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए अगला जो स्टार है उसमें लिखा हुआ है जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकता। ये 2 प्रमुख आवश्यकता कौन सा है, यानी जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं क्या सब है। तो 2 प्रमुख आवश्यकता जो है वो, उसमें सबसे पहला आवश्यकता क्या है कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के, ये उपापचय क्रिया क्या है, तो ये
ये कुल मिलाकर के ये पूरा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब उपापचय क्रियाओं का ही हिस्सा है। कह रहे उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए, यानी ये सारी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा, अभी देखिए जस्ट हम लोग पढ़े थे कि यानी पोषक तत्वों से हमें क्या प्राप्त होता है, एनर्जी। तो यही कह रहा है कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये बहुत जरूरी है। लगातार यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग एनर्जी लेस हो जाएंगे और फिर हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, और एनर्जी नहीं रहेगा तो शरीर की वृद्धि, देख लीजिए 2 नंबर में, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर को प्रोटीन, और ये प्रोटीन पोषक तत्वों का हिस्सा है। जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, इसी पोषक तत्वों का हिस्सा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। तो प्रोटीन हमारे शरीर को मिलेगा तब हमारे शरीर की वृद्धि भी होगी, इसके साथ साथ टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होगी, और मरम्मत के लिए जो जीव द्रव्य का निर्माण होगा वो तब होगा जब हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो हम लोग आशा करते हैं आपसे कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की चर्चा है कि पोषण, ये तो पोषण तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 विधि से हो सकती है पोषण। तो सबसे पहला जो पोषण है वो है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, यानी पोषण को अगर एक बार हम फिर से डिफाइन करें, देखिए लिखा हुआ है वैसी विधि जिनके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसको भी पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात 2 विधि से हो सकता है, एक हो सकता है स्वपोषण और एक हो सकता है परपोषण। बच्चों यहाँ पर एक गलती होती है, बार बार बच्चों से यहाँ गलती क्या होती है कि वो एक क्रिया और एक जीव में अंतर नहीं समझ पाते हैं। क्रिया एक अलग चीज है, एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, परंतु जीव तो जीव ही होता है ना। तो जब स्वपोषण कहें तो उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, उसको हम इस तरह से उदाहरण उसका पेश कर सकते हैं कि फलाने पौधे या फिर जो सभी हरे पौधे हैं उसमें परपोषण ना होगा, स्वपोषण की विधि से वो अपना भोजन तैयार करता है। पर स्वपोषण का तुरंत उदाहरण हम दे देंगे कि हरे पेड़ पौधे, तो ये मेरा आंसर गलत होगा। तो ये ध्यान रखें कि स्वपोषण और परपोषण, ये जो स्वपोषण है और ये जो परपोषण है, ये पोषण का एक प्रकार है, ये पोषण का एक प्रकार है, ना कि जीव का प्रकार है। ये पोषण का एक प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण, अंग्रेजी में इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और इसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। स्वपोषण का मतलब हो गया कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन अथवा पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, भोजन अथवा पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, यानी ये पोषण की विधि है। यहाँ लिखा हुआ भी वैसा पोषण मतलब क्या, पोषण तो एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जीव जो है ना अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। अब हम जब स्वपोषी कहेंगे अर्थात स्वपोषी जब हम स्वपोषी कहेंगे ना तो स्वपोषी का उदाहरण होगा कोई जीव जंतु। स्वपोषी का मतलब हो गया कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना होकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपने भोजन का निर्माण वो करता है। आप 10th क्लास में, 7th क्लास में से ही टॉपिक शुरू हो जाता है, ये चैप्टर है कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, पोषण है क्या चीज, और उसके बाद स्वपोषी पौधा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब चाहिए, यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। CO2 होना आवश्यक है, H2O का होना आवश्यक है, सनलाइट होना आवश्यक है, इसके अलावा क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप आज हमारे ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर के पहले लेक्चर में आप लोगों को हमने पोषण तक समझाने का कोशिश किया, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो देखते रहिए हमारा वीडियो। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। हाँ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, कल फिर मिलते हैं।